जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि दो बिछड़े हुए भाई आपस में दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं और ऐसे इकट्ठे होंगे कि तारीख ही बदल के रह जाएगी। क्या वाकई बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान बनने लगा और पाकिस्तान बांग्लादेश बनने लगा? ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और अब महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया था इमरान खान साहब ने, लेकिन ये फैसला अब वापस होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि महमूद अचकज़ई साहब जो अपोजिशन लीडर बन रहे थे शायद अब नहीं बन सकेंगे। क्यों नहीं बन सकेंगे? उसकी वजह पार्टी है। पार्टी महमूद अचकज़ई साहब से क्यों मुतमईन नहीं है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और कराची में रा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया और ये नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर बहुत कत्ल गारतगरी कर रहा था और इसने कुछ ऐसे लोगों को शहीद किया जो पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़े बेहतर थे। ये नेटवर्क कहाँ से चल रहा था, कौन चला रहा था, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट ने एसईसीपी का पोल खोल कर रख दिया और ऐसा लगता है कि चेयरमैन एसईसीपी आने वाले दिनों में रगड़े का शिकार होने वाले हैं और इनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू होने लगी। एसईसीपी के अंदर क्या होता रहा और क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर रही है कि आकफ सईद साहब जो इस के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इटली में पाकिस्तानी सफारत खाने ने कमाल कर दिया, सफीर पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया और एक नई तारीख उन्होंने रकम कर दी और उसके बाद ये वजारत खारजा शायद आने वाले दिनों में इसको एक रूटीन बनाएगी, एक रवायत बनाएगी कि तमाम पाकिस्तानी सफारत खाने जो हैं वो इटली के अंदर, रोम के अंदर जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसकी पैरवी करें। आखिर हमारे सफीर ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से एक नई रवायत कायम हो रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी ना किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। हम सबसे पहले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट की तरफ आते हैं। ये रिपोर्ट कल सामने आई और इसके अंदर एसईसीपी जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों को रेगुलेट करता है और जिसका पूरा नाम यकीनन आपको पता होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और ये बड़ा तगड़ा इदारा है और इतना बड़ा तगड़ा इदारा है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर बननी है तो अल्टीमेटली उसे एसईसीपी से होके गुजर के अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो एसईसीपी के रिकॉर्ड में ना हो और एसईसीपी के दांतों के नीचे ना आई हो। लेकिन कल की जो एक रिपोर्ट थी उसने तहलका मचा दी। इस रिपोर्ट का जो एक हिस्सा है वो आपके सामने रखता हूं। वैसे तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और बड़ी डिटेल के साथ पाकिस्तान के अंदर ये बता रही है कि करप्शन किस लेवल पे चलेगी। इवन जो हमारा टोटल बजट है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, उससे कहीं गुना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर करप्शन है। और एक जो बड़ा इदारा जिसने तो बाकी इदारों को रेगुलेट करना है उसकी जो हालत है वो बड़ी हैरान कुन है। इस रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ कि चेयरमैन और कमिश्नर्स को 26 करोड़ 70 लाख रुपए की तनख्वाहें और मरात और अलाउंसेस दे दिए गए हैं। और ये जो अलाउंसेस और तनख्वाहें और मरात हैं ये बेसिकली इसके लिए वजारत खजाना से बाकायदा परमिशन लेनी थी, लेकिन वजारत खजाना को बाईपास करके अपने तौर पर इदारे ने फैसला करके अपने चेयरमैन को नवाज दिया, अपने कमिश्नर्स को नवाज दिया। और जो फिगर सामने आई है उसके मुताबिक चेयरमैन आकफ सईद साहब जो उसकी मरात जो है वो 4 करोड़ 15 लाख रुपए सालाना है, यानी 4 करोड़ 15 लाख रुपए वो तनख्वाह के अलावा ले रहे हैं। और इसके अंदर उनके अलाउंसेस हैं, इसके अंदर उनकी मरात है, इसके अंदर इनके एंटरटेनमेंट का बजट है। और इसके साथ साथ जो कमिश्नर्स हैं उनके जो उनको पैसे दिए गए वो 35.8 मिलियन रुपीज़ हैं, तकरीबन 3 करोड़ 58 लाख रुपए बनते हैं। तो एक कमिश्नर जो है अगर वो एसईसीपी के अंदर है तो अपनी तनख्वाह के अलावा कुछ और मरात है उनके भी अलावा वो तकरीबन 3 करोड़ 58 लाख रुपए, 3.5 करोड़ रुपए वो ड्रा कर सकते हैं एसईसीपी से, उसके अकाउंट से। और जो चेयरमैन साहब हैं वो तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए ड्रा करते रहे हैं। और ये खेल सिर्फ एक आध साल का नहीं है बल्कि ये रिपोर्ट 2023-2024 की है और इसमें कुछ नई चीजें खुल के सामने आई हैं कि वहां पे होता क्या रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि 14 अरब रुपए जो सरकारी खजाने में जमा होने चाहिए थे वो जमा नहीं करवाए और वो एसईसीपी के अपने खातों के अंदर कहीं गर्दिश कर रहे हैं। और ये भी एक नई चीज़ है कि 14 अरब रुपए जो सरकारी खजाने के अंदर जमा होने थे वो पता नहीं किधर चले गए। ये रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया। पहले कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने मैं रखता जाता हूँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन और कमिश्नर्स को 26 करोड़ 70 लाख रुपए की तनख्वाहें, अलाउंसेस और मराद दे दी गई।
और ये वजारत ख़जाना से पाबंदी थी कि वजारत ख़जाना से आपने इसके लिए परमिशन लेनी है बाकायदा, और उसके लिए ज़ाहिर है जो कानून बने हैं, जो कवायद बने हैं वो भी हैं। और इसके साथ साथ 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी था कि तमाम सरकारी इदारे और इससे एसोसिएट इदारे जो हैं वो जो भी तरमीम करेंगे, जो भी तब्दीली करेंगे, कोई फंड जारी करेंगे किसी को, तो उसके लिए बाकायदा वजारत ख़जाना से उन्होंने पहले परमिशन लेनी है। लेकिन ना परमिशन ली गई और ना ही जो प्रोसीजर और रूल्स हैं उनको फॉलो किया गया, और इस वजह से एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया। और यहाँ पे एक और नई चीज़ का ये भी इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 15 करोड़ 66 लाख रुपए जो टोटल है वो तनख्वाह और अलाउंसेस और मराद के हैं, और इसके अंदर आराम और तफरी के लिए जो है ना वो भी तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख रुपए वो भी रखे गए थे। अभी आराम और तफरी क्या है, ज़ाहिर इसकी वजाहत तो SCCP को करना पड़ेगी। और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें सामने आई हैं कि 14 अरब रुपए जो सरकारी रकम थी वो ज़ाहिर है SCCP ने सरकारी खजाने में जमा करवानी थी। उसमें से 4.13 अरब रुपए लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी जो अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई। और इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी मार्केट है, और ये फंड जो है 47.77 मिलियन रुपीज़ का था। ये फेडरल कंसोलिडेट फंड के अंदर जमा होना था, लेकिन ये भी अभी जमा नहीं हो रही है। टोटल जो अमाउंट है वो तकरीबन 14 अरब रुपए बनती है, जो अभी तक SCCP के खातों में गर्दिश कर रही है, वो सरकार के खाते में पहुंची नहीं है। ये रकम कहाँ है, इसका सूद कौन खा रहा है, इसको किस बैंक में रखा गया है, ये अब इसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आकब सईद साहब जो चेयरमैन है उनको बुला के पूछा जाएगा कि ये जो सारी मराहत आप लेते रहे, अलाउंसेस लेते रहे, इसकी परमिशन कहाँ से हुई, किस तरह हुई। इसके साथ साथ एक और नई चीज़ भी पिछले दिनों सामने आई थी, वो एक इंश्योरेंस कंपनी है लाहौर के साथ उसका ताल्लुक है, उसको एक बाकायदा नोटिस जारी किया गया था, और उसके बाद जब उन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी शुरू की तो उसके खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी SCCP की तरफ से, और उसके अंदर इतना ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि उसके बाद उनका कारोबार बंद हो गया। और वो कारोबार जो था वो गारंटी का बिजनेस होता है कि गारंटी देती हैं इंश्योरेंस कंपनी, और सिर्फ इस एक प्रेस रिलीज की वजह से इतनी बड़ी जो कंपनी थी उसका ये कारोबार बंद हो गया। फिर अल्टीमेटली उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ गया, और हाई कोर्ट ने फिर इस प्रेस रिलीज को बाकायदा मुंजमद कर दिया और उसे कहा कि SCCP इसको रिवर्स करे। लेकिन अभी तक SCCP ने उसके बारे में भी कोई नोटिस जारी नहीं किया। तो बहरहाल आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान जो है उसके बहुत सारे नए खाते खुलेंगे और नई तहकीकात होंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आकब सईद साहब और उनकी टीम और बाकी जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि एक आध दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब हम आते हैं बांग्लादेश की तरफ। इस वक्त इसाक डार साहब बांग्लादेश में हैं और उनकी कल डॉक्टर यूनुस साहब के साथ मुलाकात भी हुई, और उस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो फासले थे उनको मजीद कम करने का फैसला किया गया। 6 याददाश्तों पर दस्तखत हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा उसी जगह पे होंगे जहां पे 1970 में थे, कि बिल्कुल एक दूसरे का भाई, एक दूसरे के करीबी, एक ही मुल्क। और ये अगर तल्लुकात इस तरह बढ़ते चले गए तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखेंगे, क्योंकि एक साइड पे पाकिस्तान होगा, दूसरी साइड पे मशरकी पाकिस्तान होगा, और ये वो मशरकी पाकिस्तान है जो इस पाकिस्तान का टूटा हुआ हिस्सा है। वहाँ पे ज़ाहिर इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, और अब उस इन्वेस्टमेंट के डूबने का वक्त आ गया, क्योंकि बंगालीज ये महसूस कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से अलग होकर बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि हम अपने भाइयों से जब अलग हुए, हमारा हाथ छूटा, तो उसके बाद इंडिया की गुलामी में चले गए। तो अब इंडिया एक बहुत बड़ी गाली इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है, और इंडियंस जो हैं वो अपनी जानें बचाते हुए वहाँ पे नजर आते हैं। इवन जो हाई कमिश्नर है, इंडियन हाई कमिश्नर, वो जब शहर में बाहर निकलते हैं तो उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, और बांग्लादेश की अफवाज उन्हें तीनों साइडों से सिक्योर करती है, फिर इसके बाद वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही मुल्क होंगे, और दोनों मिल के एक दूसरे की हिफाजत भी कर रहे होंगे, दोनों मिल के तजारत भी कर रहे होंगे। अभी शुरुआत है, आने वाले एक आध साल के अंदर आप देखिएगा कितनी बड़ी तब्दीली आती है। तो एक बड़ी खुशखबरी हमें बांग्लादेश से मिल रही है, और ये खुशखबरियाँ आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि महमूद अरशद साहब को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर बनाया जाए, और आज़म स्वाति साहब को सेनेट के अंदर। ये फैसला किसी और ने नहीं किया था, ये इमरान खान साहब ने किया था, और इमरान खान साहब ने अपनी हमशीरा के ज़रिए ये फैसला बाहर पहुँचाया था। बल्कि जो इनके अपने एक वकील हैं, उन वकील साहब को भी कहा गया था कि आपने मेरा ये फैसला बता देना है कि अब मैं महमूद अरशद साहब को अपोजिशन लीडर देखना चाहता हूँ।
और उसके बाद ज़ाहिर है पार्टी की तरफ से बड़ी नाराज़गी का इजहार किया गया कि महमूद अचकज़ई साहब का पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो फॉरनर हैं, दूसरी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है। और जब एक बाहर से एक बंदा आके हमारी अक्सरियत का फ़ायदा उठाएगा तो वो हमारे पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसको कैसे आगे बढ़ाएगा। तो पार्टी की तरफ से जब बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट का मुज़ाहरा किया गया तो फिर इमरान खान साहब ने यह फैसला सियासी कमेटी के हवाले कर दिया। अब सियासी कमेटी की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और अंदरूनी स्टोरी ये सामने आई है कि फैसला किया गया कि सबसे पहले उमर अयूब और शिबली फराज साहब को बचाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तमाम कानूनी रास्ते जो उनको अख्तियार किया जाएगा। और जिस वक्त ये सारे कानूनी रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर सोचा जाएगा कि इनकी जगह किसको तैनात करना है या किसको अपने नामजद करना है। लेकिन आज़म स्वाति साहब और महमूद अचकज़ई साहब दोनों का जो नाम है उसको पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही। पार्टी के अंदर से शदीद नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है और ये इजहार किया जा रहा है कि क्या पूरी पार्टी के अंदर एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो उमर अयूब साहब की जगह ले सके या शिबली फराज साहब की जगह ले सके। और दोनों जो है आज़म स्वाति साहब हो या फिर महमूद खान अचकज़ई साहब हो, ये दोनों के इस पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। महमूद अचकज़ई साहब एक इंडिपेंडेंट सियासतदान है, उनकी अपनी पार्टी है और हम माजी में उनका मजाक उड़ाया करते थे, जबकि आज़म स्वाति साहब जो वो दूसरी पार्टी से आए हैं, बल्कि कई पार्टियां भुगता के आए हुए हैं। तो इन दोनों के हवाले ये ओहदे कर देना ये पार्टी के साथ बहुत जुल्म होगा। तो सबका ख्याल ये है कि सरदस्त से इस मामले को टालें और एक कानूनी सहारा लें और उसके बाद जब कानून के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर फौरी तौर पे हमें आगे बढ़ के इमरान साहब को कायल करके इमरान खान को अपनी पार्टी के अंदर से दो नए चेहरे जो हैं वो मुतारफ़ करवाने चाहिए। तो सरदस्त आज़म स्वाति साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब दोनों अपोजिशन लीडर बनते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पार्टी ठीक ठाक रजिस्ट कर रही है। और अब इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव आता है तो तब भी मुझे लगता है कि पार्टी इस मरतबा इमरान खान साहब का हुक्म मानने से इनकार कर देगी। एक नई स्टोरी सामने आई और स्टोरी का ताल्लुक कराची के साथ है। ये स्टोरी बदीन से स्टार्ट हुई थी। बदीन का एक इलाका है मातली, आपने सुना होगा, बड़ा कदीम और पुराना इलाका है। वहाँ पे एक साहब थे और ये बड़े सोशल वर्कर थे, इनका नाम था अब्दुल रहमान और ये जमातु दावा के साथ इनका ताल्लुक था। रज़ा अहमद नज़ामानी के नाम से ये ज़्यादातर मशहूर थे और ये वेलफेयर का काम करते थे बदीन के अंदर। और जमातु दावा हाफ़िज़ सईद साहब की जमात है और ये ज़ाहिर रा और इंडिया के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये 18 मई 2025 को इनकी शहादत होगी, इनको कत्ल कर दिया गया था मातली में। और उसके बाद जब तहकीकात शुरू हुई और तहकीकात शुरू होने का जो इंसिडेंट है वो भी बड़ा दिलचस्प है कि एक कत्ल हो गया, लोग बड़े हैरान थे कि एक वेलफेयर करने वाला बंदा, उसका कोई दुश्मन नहीं शहर के अंदर, तो किसने उनको कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद जब इंडियन वेबसाइट्स देखी गई और इंडियन मीडिया देखा गया तो पता चला कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक जो इंडिया का दुश्मन था उसको हमने पाकिस्तान के अंदर कत्ल कर दिया। और रा जो है वो भी खुशियां मना रही है और साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रा ने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर अपने एक दुश्मन को ठिकाने लगा दिया। जब ये खबरें सामने आनी शुरू हुई तो उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, IBS के अंदर इन्वॉल्व हो गई, साथ साथ CTD इन्वॉल्व हो गई। और जब इन्वॉल्वमेंट हुई तो फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब वो लोग गिरफ्तार हुए तो एक नई कहानी सामने आई कि यूई से एक कोई साहब हैं जिनका ताल्लुक संजीव कुमार है और फौजी के नाम से वो ज़्यादा मशहूर है और रा के साथ उनका ताल्लुक है। उन्होंने वहाँ पे मौजूद एक सलमान नाम के शख्स को दोस्त बनाया था। पहले ये दोनों इकट्ठे रहते रहे और उसके बाद फिर संजीव कुमार फौजी जो है वहाँ से निकल गया और निकलने के बाद भी उसका सलमान के साथ रब्ता रहा। तो उसने आहिस्ता से सलमान को तैयार किया कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक शख्स है जो नापसंदीदा है तो हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको बहुत रकम देंगे। और जब ऑफ़र की गई तो आहिस्ता आहिस्ता सलमान जो है इसका कायल हो गया और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान से कोई बंदा पकड़ा जाए और उसके ये हवाले ये काम किया जाए। तो फिर जो सलमान का एक कज़न था उसका नाम उमैर था, उसको ये टास्क दिया गया और उसे ये बताया गया कि तुम्हें हम 1 करोड़ रुपया देंगे, तुमने सिर्फ एक शख्स को ट्रेस करना है और उसका नाम अब्दुल रहमान है और रज़ा उल्ला नज़ामानी के नाम से वो ज़्यादा मशहूर है, बदीन में रहता है। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने उसको उमैर ने तलाश करना शुरू किया, फिर उसे 1 लाख रुपया भी दुबई से आ गया। फिर उसने अपने 2 और लोग भर्ती कर लिए, उनमें एक का नाम सजाद था, दूसरे का नाम शकील था। इन दोनों ने फिर रैकी करनी शुरू कर दी और एक वक्त आया कि जब इनका आपस में फटा हो गया और फिर ये रैकी बंद हो गई और ये नज़ामानी साहब तक नहीं पहुंच सके। फिर उसके बाद एक दूसरी टीम हायर की गई जिसका सरगना का नाम अरसलान था और उसने भी 3 लोग अपने साथ मिलाए और ये सब लोग एक दूसरे के साथ सिग्नल जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। फिर दुबई से पैसे भी आते रहे, फिर इन लोगों के में तकसीम भी होते रहे
ये कई मरतबा ये हैदराबाद आए, कई मरतबा ये निज़ामानी साहब के पीछे मुख्तलिफ शहरों के अंदर घूमते फिरते रहे, फिर कराची भी जाते रहे। कराची में इन्होंने बाकायदा एक सेफ हाउस बनाया हुआ था जहाँ पे ये लोगों को रखते भी थे और जहाँ पे इन लोगों का कब्ज़ा था। फिर अल्टीमेटली इन लोगों ने ट्रेस कर लिया निज़ामानी साहब को, 18 मई 2025 को इन्हें शहीद कर दिया। जिसके बाद ये खबर निकली, और ख़बर जब निकली तो इसका डांडे और इसके जो राब्ते थे वो इंडिया के साथ निकले, तो उसके बाद तहकीकात हुई, तो उसके बाद ये लोग पकड़े गए। इससे अब मज़ीद इंकशाफात ये हो रहे हैं कि इस टाइप का एक नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर चल रहा है और ये नेटवर्क मुख्तलिफ लोगों को टारगेट बना रहा है। इससे पहले तकरीबन 20 के करीब लोगों को टारगेट किया गया था दुबई से ही, और अब मज़ीद लोगों को टारगेट किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर इस तरह अबतरी और फसादात फैलाए जा रहे हैं। तो एक नई चीज़ सामने आई है और इसके लिए बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान पूरा एक डोजियर बना के अब इंडिया के हवाले करेगा, बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएगा कि रॉ पाकिस्तान के अंदर इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रही है। और ये ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए, पर पूरे खिते के लिए ख़तरनाक है जब एक सीक्रेट एजेंसी दूसरे लोगों को, दूसरे मुल्कों के अंदर जाके वहाँ के शहरियों को कत्ल करना शुरू कर दे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या फिर आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ साथ आखिरी खबर बड़ी दिलचस्प है और इस खबर का ताल्लुक इटली में है। इटली में हमारे सफ़ीर हैं अली जावेद साहब, और अली जावेद साहब बहुत ही मुतहरक सफ़ीर है। मुझे इससे पहले इनसे कई मरतबा मुलाकात का इत्तफ़ाक़ हुआ। मैं मस्कत भी इनके पास गया था, मस्कत अमान के अंदर ये सफ़ीर रहे हैं, बड़ा अरसा सफ़ीर रहे हैं। बड़े मुतहरक हैं और बड़े नए नए आइडियाज़ इनके दिमाग में आते हैं और उन आइडियाज़ को ये इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। तो इस 14 अगस्त पे इन्होंने रोम के अंदर एक अजीब सा फंक्शन किया। वो फंक्शन ये है कि पाकिस्तान से वज़ीर साहब ने रोम के जो सफारत खाना है वहाँ पर आम भेजे थे। इन्होंने ये आम वहाँ पर एक आइसक्रीम कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है उनके हवाले किया और उन्हें कहा कि आप पाकिस्तानी मैंगो की आइसक्रीम बनाएं, और वो उन्होंने मैंगो आइसक्रीम बना ली। और इसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुई और ये जो मैंगो आइसक्रीम है ये इतने लोगों ने पसंद की, उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर हुआ। अब देखें, बगैर पैसों के मीडिया भी एक हाइप क्रिएट हुई और पब्लिक के अंदर भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुई कि पाकिस्तान का जो मैंगो है वो पूरी दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स हुई, फिर वहाँ पे सोशल मीडिया पे चली, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होगी। अब देखें, मामूली से सरमाए से पाकिस्तान का इमेज कहाँ से कहाँ चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस को एक रवायत बनाना चाहिए, काफ़ी बनाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बढ़ती चली जाए। तो अली जावेद साहब के नाम से ये तकरीब मनसूब हो के पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तान के सफारत खाने हैं वहाँ पे इस टाइप की एक तकरीब होनी चाहिए और वहाँ पे इस तकरीब का नाम ही अली जावेद तकरीब रखा जाए, क्योंकि ये आइडिया अली जावेद का है। वहाँ इन्होंने क्या किया या वहाँ पे लोगों के क्या तासुरात थे, आखिर में एक छोटी सी रिपोर्ट मुलाहिजा करें। इससे आपको पता चलेगा कि जब पाकिस्तान का सफ़ीर किसी मुल्क के अंदर कोई काम करना चाहे तो वो बगैर सरमाए के कितनी बड़ी सफारतकारी कर सकता है। तो ये क्लिप्स मुलाहिजा करें और फिर उसके बाद देखें कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने क्या कमाल किया। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली भी लाख में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। Salve, buongiorno a tutti, sono Fabrizio e sono lo chef e proprietario di Frigidarium. Volevo ringraziare l'ambasciatore per avermi dato questa opportunità di conoscere un vostro simbolo nazionale, un'eccellenza, il mango, veramente buono. Il vostro mango non l'avevamo mai provato e devo dire che è veramente un ottimo ingrediente per preparare del gelato. This gelato made by Pakistani mangoes is the best gelato I've ever tasted. Absolutely delicious. Thank you to the Pakistani Embassy. I'm eating Johnson mango ice cream made by Frigidarium. It's really nice. It's really nice. Good. I really love this flavor. How do you like it? The flavor and taste. Mango is very delicious. It tastes so authentic. The best mango gelato that I ever had. The sweetness of the fruit is, and it blends very well with the creamy Italian gelato. I think it's a great combination. 14 अगस्त को मनाने के लिए एम्बेसडर अली जावेद ने उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया है। आए पूछे कि क्या तरीका है। एजाज साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आम भिजवाए गए तो मैंने इनसे कहा कि देखिए हम 14 अगस्त भी बना रहे हैं और ये पाकिस्तान की शनाख्त है। ये फ्रिजिडारियम जो मेरे पीछे है इसकी जो रैंकिंग है वो पूरे इटली में नंबर 1 है।
मैंने इनसे वादा किया कि हम अगले साल आपको इनाम देंगे और आप जो है इस आइसक्रीम को बनाएं। इनके दुकान पे आज तक ऐसा कोई आइटम ना पेश किया गया है, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये जब मज़ीद इसको हम आगे लेकर बढ़ेंगे तो इसके बहुत से मुअस्सर समरात साथ